हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे एलटी ग्रेड मेंस इंग्लिश 2026 के एक और क्वेश्चन को, जिसका जो टाइटल होगा वो है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैन्स आइज। ये सोनेट नंबर 29 है और इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम लोग देखेंगे, जिसमें इस सोनेट के अंदर जो भी कुछ थीम, इमेज या जो सब्जेक्ट की बात की गई है, किसके ऊपर ये आधारित है। क्योंकि टाइटल से सजेस्ट होता है कि डिसग्रेस की बात हो रही है, फॉर्चून की बात हो रही है, मेंस आइज की बात हो रही है। तो यहाँ मेंस आइज क्या है, इसको भी हम लोग सब क्रिटिकल एप्रिसिएशन में देखेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर बात शेक्सपियर के सोनेट की होगी तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, उन सारे सोनेट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उसका एक डिवीजन भी बनाया गया है क्रिटिक के द्वारा। वो सारे सोनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले रख लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो है वो है 154। ये जो है टोटल सोनेट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगर आप डिवीजन की बात करते हैं तो पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा, ये तीन डिवीजन की बात हम करेंगे। तो पहले में है द फेयर यूथ की बात हो रही है, द फेयर यूथ की बात हो रही है, जिसमें शेक्सपियर ने इसको लिखा है 1 से 126 तक, यानी कि 1 से 126 तक जो है ये फेयर यूथ को एक तरह से डेडिकेटेड है। यानी फेयर यूथ के बारे में इन सारे सोनेट्स में जो है मेंशन है, उनके बारे में लिखा गया है, उनके उनके कह सकते हैं उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, या एक फ्रेंडशिप जो है, जो थीम होती है, यानी ब्यूटी, लव, फ्रेंडशिप, टाइम की बात करते हैं। सेकंड पार्ट को अगर आप देखते हैं तो सेकंड पार्ट को शेक्सपियर ने द डार्क लेडी का नाम दिया है, यानी डार्क लेडी नाम की कोई एक कैरेक्टर है जिसके बारे में शेक्सपियर जो है इसमें बातें करते हैं। और थीम के तौर पे देखेंगे तो बात होती है डिजायर की, यू नो, जेलेसी की बात होती है, लस्ट की बात होती है, एंड टाइम की भी बात करते हैं, बिट्रेल की बात करते हैं। बेसिकली बिट्रेल की बात होती है, बिट्रेल की बात होती है जिसमें, तो ये जो सोनेट्स हैं एक्चुअली वो हैं 127 टू 152। ये सेकंड पार्ट को इन्होंने लिखा है, जिसको हम डार्क लेडी के रूप में जानते हैं, यानी उनको वो डेडिकेटेड है विद द थीम ऑफ डिजायर, जेलेसी, लस्ट एंड बिट्रेयल। और तीसरा जो पार्ट है जो शेक्सपियर के सोनेट को डिवाइड किया गया है वो है क्यूपिड पार्ट, यानी कि क्यूपिड सोनेट जिसको हम कह सकते हैं, CUPID, क्यूपिड सोनेट्स जिसको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये क्यूपिड ग्रीक गॉड जो थे, लव गॉड, उनको ये डेडिकेट किया गया है। ये लास्ट के 153 एंड 154, ये दो सोनेट्स जो हैं क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं। तो जिस और फेयर यूथ का नाम जब आता है तो क्रिटिक्स के द्वारा जो है दो नाम बेसिकली दिया जाता है कि वो कौन हो सकते हैं। तो वो पहला नाम जो है हेनरी रिस्ली है, हेनरी, जिसको हम WRIOTHESLEY ये प्रोनाउंस किया जाता है, रिस्ली। दरअसल हम लोग चूंकि नाम में थोड़ा सा ये टिपिकल नाम है, इसलिए जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं रिस्ली, हेनरी रिस्ली, या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी इनको कहा जाता था। तो बेसिकली क्रिटिक के द्वारा ये स्पेकुलेट है कि वो जो फेयर यूथ की बात शेक्सपियर 1 से 126 सोनेट्स में कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी रिस्ली भी हो सकते हैं, या दूसरा नाम जो है जिसको ये माना जाता है वो है विलियम हर्बर्ट, यानी वो दूसरा व्यक्ति जिसको शेक्सपियर ने फेयर यूथ का नाम दिया है, तो वो कौन है? विलियम हर्बर्ट की भी बात ये करते हैं। और इनको कहा जाता है अर्ल ऑफ पैम्ब्रोक, अर्ल ऑफ पैम्ब्रोक के रूप में भी विलियम हर्बर्ट को हम जानते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बेसिकली क्रिटिक्स के द्वारा स्पेकुलेट है कि ये फेयर यूथ यही दो व्यक्ति हो सकते हैं, जो शेक्सपियर के पैट्रॉन भी हो सकते थे। PATRON, पैट्रॉन का मतलब होता है पहले के समय में जब लोग, जो अमीर लोग होते थे, कुछ ऐसे पोएट्स या राइटर को जो है सपोर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ मनी, और यू नो रहने के लिए देते थे, खाना पीना जो भी है। तो ये सारी चीजें जो होती थी हेल्प के तौर पे, उसको हम कहते थे पैट्रॉन। सोनेट भी 14 लाइन का ही है। दूसरी चीज है इसका राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होगा वो देख लेते हैं। A B A B
C D देन E F एंड लास्ट के जो कपलेट हैं जिसको हम कहते हैं कपलेट, लास्ट की दो लाइनों को, वो है G। तो ये 14 लाइन हो गई आपकी, और ये है विलियम शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम। और जाहिर सी बात है 14 लाइन की ही रहेगी, चाहे शेक्सपियर लिखें, चाहे स्पेंसर लिखें, चाहे पेट्रार्क लिखें, तो सारे सोनेट्स जो हैं बेसिकली 14 लाइन के ही होते हैं। और जहां तक डिवीजन की बात है तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिवीजन अगर हम करेंगे सोनेट को तो दो भाग में होगा। ये 14 लाइन अगर आपकी है तो ये दो भाग कौन से होंगे? पहले पार्ट में 8 लाइंस की होंगी, दूसरा पार्ट जो होगा वो है 6 लाइंस का। तो 8 लाइन को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव कहते हैं। एंड 6 पार्ट को जो है सेस्टेट कहते हैं। ये 6 लाइन के होते हैं। तो ये ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। नेचर क्या कहता है कि ऑक्टेव जो है यानी 8 लाइंस जो है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर राइटर जो है किसी प्रॉब्लम को लेके बातें कर रहा है, अपनी लाइफ के मुसीबत के बारे में बात कर रहा है, अपने फेयर यूथ से उसके रिलेशंस के बारे में बातें कर रहा है, या उसके बारे में कंसर्न है, तो एक तरह से वो प्रॉब्लम में है, वो चिंता में है। और ये जो 6 लाइनें हैं लास्ट की, ये हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की बात कर रहा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम वो पिछले शुरू के 8 लाइंस में वो कहता है, लास्ट की जो 6 लाइंस होती हैं जिसको हम सेस्टेट कहते हैं, उसमें वो एक सॉल्यूशन की बात करता है। VOLTA, वोल्टा क्या होता है? इसको हम कहते हैं टर्न, TURN, यानी टर्न ऑफ थॉट जिसको हम कहते हैं, जिसमें राइटर जो है प्रॉब्लम में जो बातें अपनी करता है, जो कंसर्न को देखता है, उसको एक ऐसा टर्न आता है जिससे उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसका परसेप्शन चेंज होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सोनेट 29 के बारे में। तो टाइटल क्या है? व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आईज। इसको ध्यान में रखिएगा टाइटल से। टाइटल बहुत कुछ सजेस्ट करता है, चाहे वो सोनेट हो, चाहे किसी तरह की नॉवेल हो, या फिर प्ले हो, एसेज हो। तो टाइटल को हमें ध्यान में रख के चीज़ों को लिखना चाहिए और चीज़ों को समझना भी चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल को हम ध्यान में रखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी डिसग्रेस की बात करता है, उसको कुछ सेम फीलिंग होता है, वो डिसऑनर्ड फील करता है, अनलकी फील करता है, लेकिन किसके बारे में? कि वो उतना फॉर्चून नहीं है, यानी उतना भाग्यशाली नहीं है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने करियर में। लेकिन वो मैन साइज का मतलब होता है वर्ल्डली आइज। ये वर्ल्डली आइज की बात कर रहे हैं, यानी एक सांसारिक जो लोग हैं वो उसको देखते हैं और उसे शायद ये समझते हैं कि ये व्यक्ति फेलियर है, अनलकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो व्यक्ति अपने को लेस फील करता है, मीन फील करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिससे कि फिर वो उसका थॉट जो है चेंज हो जाता है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम बेसिकली बात करेंगे 200 लाइन या 200 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न 200 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो हमें इसके अंदर ही चीज़ों को रखना है और चीज़ों के बारे में बताना भी है। तो शुरू करते हैं। शेक्सपियर सोनेट 29, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, इज डीपली पर्सनल। अब जब बात हो रही है सोनेट नंबर 29 की, तो जाहिर सी बात है ये सोनेट किसके अंडर में आता है, यानी जो डिवीजन है फेयर यूथ का, इसके अंडर में आता है। तो फेयर यूथ की बात होगी तो जाहिर सी बात है शेक्सपियर जो है एक पर्सनल अपने फ्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पर्सनल लिरिक है, लिरिक मतलब होता है सॉन्ग, एक म्यूजिक दैट रिवील, जो दिखाता है दैट पोएट्स इमोशनल वनरेबिलिटी, यानी जो पोएट है उसकी इमोशनल वनरेबिलिटी को दिखाता है, उसकी कमी को दिखाता है। एंड हिज फेथ, लेकिन दूसरी चीज जो क्या दिखाता है, उसका फेथ दैट इन द रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव। और लास्ट के जो स्टेट की बात हो रही है जिसमें वो पॉजिटिवली चीजों को लेना शुरू करता है, यानी वो जो नेगेटिव चीजें सोचता है शुरू की 8 लाइन में, अपने को मीन फील करता है, अनलकी फील करता है, लेकिन जब उसे ख्याल आता है कि उसके पास जो है प्यार करने वाला कोई है, तो ये जो पावर ऑफ लव है उसके फीलिंग को रिडेम्पटिव कर देता है, यानी कि कम कर देता है, घटा देता है। तो ये सोनेट के अंदर इसका जो मेन थीम है कि पावर ऑफ लव की बात की गई है, पावर ऑफ अफेक्शन की बात की गई है। द सोनेट इज डेडिकेटेड टू, अब यहाँ पे साफ कहा गया है द सोनेट इज डेडिकेटेड टू द फेयर फ्रेंड या फेयर यूथ की बात की गई, जैसा कि मैंने बताया। ए बिलवेड एंड इमोशनली सस्टेनिंग प्रेजेंस इन शेक्सपियर्स लाइफ, एक ऐसी
व्यक्ति के बारे में जो उनके बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही प्यारे थे, इमोशनली सस्टेनिंग पर्सन्स, जिनका विलियम शेक्सपियर की लाइफ में एक इमोशनल कनेक्शन था, एक बहुत ही गहरा लगाव था शेक्सपियर की जिंदगी से। द सोनेट ड्रामेटाइजेज अ मूवमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू स्पिरिचुअल ट्रायम्फ। इसको ध्यान दीजिएगा जो बुलेट, द सोनेट ड्रामेटाइजेज, और ये सोनेट एक ड्रामा की तरह है कि जैसे शुरू में कुछ और एक्टिंग हो रही है, लास्ट की कुछ और एक्टिंग हो रही है, शुरू में कुछ और बिहेवियर के बारे में बातें की जा रही हैं, लास्ट के जो है कुछ और। तो यहाँ पे सोनेट एक तरह से ड्रामेटाइज करता है चीजों को एक मूवमेंट के तौर पे, फ्रॉम डिस्पेयर टू स्पिरिचुअल ट्रायम्फ, यानी कि कह सकते हैं कि एक निराशा से एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक अध्यात्म की बात होने लगती है लास्ट में, जिसमें एक तरह से उसकी जीत होती है। क्योंकि जब हम नेगेटिव फीलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी भी बहुत कमजोर फील करने लगती है, हम उतने एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में आता है तो बॉडी भी उतनी ही एनर्जाइज हो जाती है, और हम कहते हैं कि हमने उस जो नेगेटिव फीलिंग थी, जो नेगेटिव वाइब्स थी हमारे लाइफ में या चीज़ों के बारे में, वो फिर हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये ट्रायम्फ की बात हो रही है, स्पिरिचुअल ट्रायम्फ की बात हो रही है, और ये स्पिरिचुअल ट्रायम्फ क्या है? लव, LOVE, लव, जिसको शेक्सपियर ने यहाँ पे बताया है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट हार्टफेल्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट। और एक तरह से ये सोनेट का शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा सोनेट माना जाता है। द सेंट्रल थीम, यानी जो मेन सेंट्रल थीम जिसकी बात हम करते हैं, कि हमको पहचानना पड़ेगा कि थीम क्या है किसी भी पोएम की या किसी भी सोनेट की। तो ये सेंट्रल थीम क्या है? लव एज ए सोर्स ऑफ इमोशनल एंड मोरल रीजनरेशन। और यहाँ पे जो मेन थीम है कि प्यार जो है एक सोर्स ऑफ इमोशन है, हमारी लाइफ का एक बहुत ही एक ऐसा इमोशन जो जिसकी हमें सबको जरूरत पड़ती है, और मोरल रीजनरेशन भी है, यानी कि इसको आप मोरालिटी से भी देख सकते हैं कि लव केवल ऐसा नहीं है कि फिजिकल लव की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसको एक इमोशनल लव की बात की जा रही है, जो कि एक मेडिसिन का काम करता है, एक परगेशन का काम करता है हमारी लाइफ में, जिसको एरिस्टोटल ने परगेशन का नाम दिया था। इन ऑक्टेव, अब बात कर लेते हैं, चूंकि इसके डिवीजन की भी बात हो रही है, कि ऑक्टेव जैसा मैंने बताया, ऑक्टेव जो है 8 लाइन की, शुरू की 8 लाइन, द पोएट यानी विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं? इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आईज लैमेंट हिज आइसोलेशन। जहां पे शुरू की 8 लाइन में जो वो अपने फ्रेंड को देखते हैं कि वो लैमेंट कर रहा है, कर्सेस हिज फेट, जो अपने फेट के बारे में, अपने भाग्य के ऊपर कर्स कर रहा है, यानी कि एक तरह से कोसना। एंड एनवीज अदर्स, जो कि एनवीज करना मतलब होता है ईर्ष्या करना, जो कि दूसरे को देख के ईर्ष्या करता है कि वो चीजें उसके पास नहीं है, जिसको वो हमेशा देखता है। फीचर्ड लाइक हिम और विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड। अब ये फ्रेंड पोजेस्ड का मतलब होता है कि हम जब दूसरे को देखते हैं कि दूसरे के पास चीजें ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, ऐशो आराम ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को जब कॉपी करते हैं या फिर दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तो हम अपने को लेस फील करते हैं, क्योंकि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है पैसा, घर, गाड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आती है। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, किसी के पास पावर ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि हम अपने को जब भी कंपेयर करते हैं तो लेस फील चीजें माइंड में आती हैं। द टोन इज वन ऑफ द इंटेंस सेल्फ पिटी एंड एलिमिनेशन। और ऐसे में क्या होता है, अब अपने ऊपर दया फील करते हैं, मतलब आपको दयनीय फील करते हैं, जिसको कहते हैं एक पिटी फील होती है। एंड एलिमिनेशन, यानी कि आप अपने को एकांत फील, अलग कर लेते हैं, किसी से मिलना बंद कर देते हैं सबसे। और ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपके माइंड के साथ जो है ये सारी चीजें बहुत ही गलत होती हैं। द वोल्टा, मैंने बताया वोल्टा क्या है? टर्न है, जिसको कहते हैं ना कि टर्न ऑफ थॉट या परसेप्शन। तो द वोल्टा कब आता है? यही 8 लाइन के बाद है। अकर्स पावरफुली विद द लाइन, और ये लाइन कौन सी है जिसको हम कह सकते हैं वोल्टा की लाइन है? और ये है हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। अब ये दी कौन है? यू, YOU। ये पुरानी इंग्लिश में दी को यू कहा जाता है, जो आज का यू है वो पुराने समय में दी था। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे ही वोल्टा आता है, लेकिन वो सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया, तुम्हारे बारे में, मतलब अपने प्यार के बारे में, अपने जिसको वो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो जैसे ही ख्याल आता है उनका
वो उसको क्या सोचते हैं कि चलो मेरे पास कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे उनसे अफेक्शन मिलता है, हेल्प मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन, मार्किंग अ सडन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ से अंदर ही अंदर एक अलग ही बदलाव शुरू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। इन द सेस्टेट, अब सेस्टेट मतलब जो 6 लाइन की बात मैं करता हूं उसको हम सेस्टेट कहते हैं। द थॉट ऑफ द बिलवेड लव अपलिफ्ट हिज सोल, और जैसे ही उसका ख्याल आता है अपनी बिलवेड का, या अपने कह सकते हैं दोस्त का ही कह सकते हैं, यहाँ पे आप दोस्त को भी रख सकते हैं जो बहुत ही आपसे क्लोज होते हैं, उसको उसके बारे में हिज सोल, और जैसे ही उसके बारे में ध्यान आता है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम ए सलन अर्थ, सिंग हाइम एट हेवेंस गेट। और कितनी प्यारी लाइन है कि एक थॉट आ जाता है, जैसे ही उसका ख्याल आता है, अपने दोस्त का ख्याल आता है, एक थॉट आ जाता है, जैसे एक चिड़िया, लार्क जो बर्ड होती है, दिन की शुरुआत में जैसे ही वो देखती है कि सूरज निकल रहा है, और वो गाना शुरू कर देती है, क्योंकि रात के बाद जो है एक सवेरा सुबह आती है, सूरज निकलना शुरू होता है, मौसम या फिर कह सकते हैं कि सुबह का जो माहौल है, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू करती हैं। तो लार्क बर्ड को वो याद करके कि कैसे उसके लिए वो खुशी का मोमेंट होता होता है, और अपने को ये उससे कंपेयर करते हैं एक बर्ड से। क्रिटिक ने क्या क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रिटिक्स ऑफन नोट अ सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ द लैंग्वेज। बेसिकली क्रिटिक ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की है कि एक इसके अंदर काफी सिंप्लिसिटी है और लैंग्वेज में सिंसियरिटी है। अकॉर्डिंग टू जी विल्सन नाइट, बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं जी विल्सन नाइट का, अगर आप क्रिटिक के तौर पे इनको कोट करते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा पाने के चांस हैं और आपका आंसर भी बहुत अच्छा होगा। द सोनेट्स ग्रेटनेस लाइज इन इट्स इमोशनल ऑनेस्टी एंड लिरिकल इंटेंसिटी। यानी जी विल्सन नाइट ने साफ साफ कहा है कि इस सोनेट की जो महानता है, जो अच्छाई है, वो किसमें है कि ये इसके अंदर क्या है, इमोशनल ऑनेस्टी एंड लिरिकल इंटेंसिटी। ये चीजें जी विल्सन नाइट ने कही हैं कि इसके अंदर एक इमोशनल ऑनेस्टी है कि जो सच में होता है कि हम कुछ चीजें सोचते हैं और अचानक से चीजें चेंज हो जाती हैं। एंड लिरिकल इंटेंसिटी, यानी इसको हम गा भी सकते हैं, इसके अंदर एक लिरिक है, एक म्यूजिक है। तो ये जो है जी विल्सन के थॉट हैं। द कंक्लूडिंग कपलेट, जो लास्ट के कपलेट हैं जिसको हम जी जी के रूप में जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट के। कपलेट क्या कहता है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ brings then then I scorn to change my state with kings। अब ये लास्ट की जो लाइन है जहां पे brings और kings, यानी कि यहाँ पे राइमिंग, कपलेट हमेशा क्या होता है, कपलेट के बारे में जो बेसिक चीज होती है कि कपलेट हमेशा फर्स्ट और सेकंड लाइन जो होती है ये दोनों राइम करती हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रिंग्स है एंड लास्ट की जो है किंग्स है, तो ब्रिंग्स और किंग्स जो है राइम कर रही हैं, इसको हम कपलेट कहते हैं। जहां इस कपलेट में क्या बात हो रही है, कहते हैं फॉर दाई स्वीट लव, तुम्हारे प्यार के लिए, जब मैं तुम्हारे प्यार के बारे में जब मैं सोचता हूँ, विथ सच सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो ये क्या है, जो तुम्हारा प्यार है वो किसी वेल्थ से कम नहीं है, किसी धन से कम नहीं है, किसी पैसे से कम नहीं है, किसी पोजीशन से कम नहीं है। तो प्यार जो है, उन्होंने प्यार को किससे कंपेयर किया है, पैसे से, कि प्यार जो है बड़ा है, बल्कि पैसा जो है एक तरह से उसको लेस माना है इन्होंने। दैट देन आई स्कॉर्न, और इस चीज को मैं फिर वेल्थ को स्कॉर्न करने लगते हैं। यानी शुरू की 8 लाइन्स में उन्होंने वेल्थ को सब कुछ माना है, क्योंकि वो जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के पास पैसा ज्यादा है, तो चीजें उनके साथ जो है थोड़ी गलत थॉट आने लगते हैं और अपने को वो मीन फील करते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, शुरू की 8 लाइन में ये सोचते हैं, लास्ट के 6 लाइन्स में या कपलेट में ये कहते हैं कि जो भी वेल्थ है वो कुछ और नहीं बल्कि प्यार ही सबसे बड़ा धन है, और इसको वो वेल्थ को वो स्कॉर्न करते हैं। टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और ये भी कहते हैं कि चाहे कोई बड़ा से बड़ा राजा हो या राजा हो, उसको भी मैं, अगर वो मुझसे उसकी तुलना वो करते हैं कि राजा भी मैं बनना नहीं चाहता हूँ, यानी मैं अपनी पोजीशन एक राजा से बड़ा मानता हूँ, राजा तो मेरे सामने छोटा है। क्यों? क्योंकि राजा के पास क्या होगा, वेल्थ होगा, लेकिन मेरे पास क्या है, लव है, यानी कि अफेक्शन है, प्यार है। तो ये चीज जो है वो उसको ज्यादा बड़ा मानते हैं, ना कि किंग्स को मानते हैं। तो कपलेट में ये साफ साफ इन्होंने कहा है, और ये भी कहा है, अफर्म किया है कि लव सुप्रीमेसी ओवर वर्ल्डली सक्सेस, यानी प्यार की जो सुप्रीमेसी है, जो
जीत है वो किसी वर्ल्डली सक्सेस से कहीं ज्यादा है। 10 यानी कंक्लूडिंग पार्ट क्या हो सकता है, द सोनेट 29 जो कि शेक्सपियर का है, पावरफुली स्ट्रेट शेक्सपियर्स बिलीव दैट लव अलोन कैन रिस्टोर डिग्निटी, यानी प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वो क्या कर सकता है, एक डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है, आपको खुशी दे सकता है, सेल्फ वर्थ, आपके आपके सेल्फ वर्थ को, आपकी पर्सनालिटी को इम्पॉर्टेंट बना सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग डिस्पेयर इनटू इंड्यूरिंग हैप्पीनेस, और आपके डिस्पेयर को यानी आपकी निराशा को चेंज कर सकता है खुशी में। एज सी एच हार्टफोर्ड ऑब्जर्व, जैसा कि एक क्रिटिक हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं ए कन्फेशन ऑफ ए स्पिरिचुअल डिफीट ट्रांसफॉर्म्ड बाय लव इनटू विक्ट्री। एक जो, तो आई होप कि ये सोनेट का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ,